आज मधु की मासी सास पहली बार मंदसौर आ रहे हैं। मधु की सास मनीषा जी सुबह से मधु को हिदायतें दे रही थी। सुनीता को ये पसंद है, वह पसंद है, और जब तक वह रहे तब तक उसकी पसंद, उसकी सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक 1 बजे सुनीता जी अपनी बहन के घर पहुंच गए। दोनों बहनें आपस में मिलकर बहुत खुश थी। अरे दीदी, कितनी कमजोर लग रही हो। मधु, तुम दीदी का ठीक से ध्यान नहीं रखती क्या? आते ही ताना देना शुरू। प्रणाम मासी जी। मधु ने मासी सास के पैर छूकर उन्हें पानी दिया। वह हालचाल पूछने लगी। बातों से ही पेट भरेगी क्या मेरा? सुनीता जी मधु से बोली। जी अभी खाना लगाती हूँ, आप फ्रेश हो जाए, कहकर मधु रसोई में चली गई। दोनों बहनें भोजन करने के बाद बातें करने लगी। तब तक मधु ने रसोई का सारा काम खत्म करके खुद भी खाना खा लिया। थोड़ी देर आराम करने का सोच वह कमरे में जाकर लेट गई। उसकी हल्की सी झपकी लगी ही थी कि मनीषा जी ने चाय के लिए आवाज दे दी। उसने उठकर चाय बनाई और मनीषा जी के कमरे की तरफ जाने लगी कि दोनों बहनों की कानाफूसी सुनाई दी। दीदी, तुम बहुत भोली हो। तुमने बहू को सिर पर बिठा रखा है, तभी तो अभी तक चाय लेकर नहीं आ पाई। महारानी सो रही होगी, सुनीता जी बोल रही थी। मैंने पवन के लिए मेरी बुआ सास की लड़की का रिश्ता बताया था, मगर तुमने एक ना सुनी। पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी तुम्हें, अब भुगतो। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां से काम धाम तो ज्यादा बनता नहीं है, बस मोबाइल में लगी रहती है। तुम ही बताओ, क्या मधु मोबाइल में नहीं लगी रहती? हाँ, लगी तो रहती है, मनीषा जी ने धीरे से कहा। तो फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता? अभी 1-2 साल में ये हाल है, आगे तुम उसकी सेवा करना और वह मेवा खाएगी। मेरी मानो, अब तो तुम सब छोड़ो और ठाठ से रहो। बहुत कर लिया काम, बहुओं के आगे जितना करो उतना कम है। मैंने तो तुम्हें फोन पर ही इतना समझाया, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं हो, इसलिए मिलने के बहाने आ गई। मधु को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अब मधु को समझ आ रहा था, जो मम्मी जी शुरू में मेरा इतना ध्यान रखती थी, कुछ समय से उनके व्यवहार में बदलाव क्यों आ रहा है। मम्मी जी के मन में ये कड़वाहट मासी जी ने भरी है। तभी तो मधु के सभी कामों में मनीषा जी आए दिन नुक्स निकालती रहती है, जिसके कारण कई बार बात का बतंगड़ बन जाता है और ना चाहते हुए भी मधु को बोलना पड़ जाता था। मधु अपनी सास का सम्मान करती थी, मगर बचपन से ही गलत को सहन ना करने वाली मधु को कई बार सबके सामने अपमान का घूंट पीना पड़ता था, जो उसे बहुत बुरा लगता था। मगर बड़े हैं, कौन बहस करे, सोचकर चुप रह जाती थी। उसका मानना था कि किसी को यह हक नहीं है कि वह दूसरे के लिए गलत बोले या उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। मगर सास से कुछ बोलना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। मनीषा जी पहले तो ऐसे ना थे, पर आए दिन फोन पर सुनीता जी द्वारा उनके कान भरने के कारण मधु के घर का माहौल बिगड़ने लगा था। और अब तो 8 दिन रुकेंगे, जाने क्या क्या सिखा जाएंगे। अब तक चाय ठंडी हो गई थी, वो दोबारा जाकर गर्म करके ले आई। सुनीता जी पूरे 8 दिन अपनी बहन के यहाँ रही। इन 8 दिनों में उन्होंने मधु का जीना हराम कर दिया था। पवन के सामने तो मीठी मीठी बातें करती, पर उसके जाने के बाद बात बात में अपनी बहन के मन में जहर घोल देती। पवन अपनी माँ के स्वभाव से अच्छे से परिचित था। आज सुबह सुनीता जी विदा हुई तो मधु ने चैन की सांस ली। शाम को पवन भी जल्दी घर आ गया था। पवन माँ और मधु के बीच सब ठीक करना चाहता था। मनीषा जी कुछ समझना ही नहीं चाहती थी, सो उसने भी कुछ बोलना बंद कर दिया था। सब चाय पी रहे थे कि मधु की ननंद पवित्रा का फोन आया, जिसकी अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। माँ, कैसी है आप? पवित्रा बोली। कैसी रहूंगी, ठीक ही हूँ। अभी 8 दिन कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। तेरी मासी आई हुई थी, आज ही गई है। अब अकेलापन है और मैं हूँ, दिन भर बोर हो जाती हूँ। अरे माँ, क्यों बोर हो जाती हो? बात बीच में काटते हुए पवित्रा बोली। भाभी है ना, और फिर घर में ढेरों काम भी होते हैं। मेरी भी सास है, उन्हें तो समय ही नहीं मिलता। सुबह पाठ पूजा मंदिर के बाद मेरे साथ किचन के कामों में हाथ बटाती है। गृहस्थी के सारे काम यही देखती है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता।
मेरे साथ बैठकर बातें करती है, मुझे नई नई चीजें सिखाती है। मैं दोपहर में ऑफिस जाती हूँ तो मेरी चीजों को संभालना, कपड़े प्रेस करना, यहाँ तक कि उन्हें अलमारी में भी जमा देना, सब काम करके रखती है ताकि मुझे परेशानी ना हो। आगे से आगे मुझे सब सामान लाकर देना, मेरी पसंद नापसंद सबका ध्यान रखती है। रात के खाने में भी मेरी मदद करती है। मेरे शौक को पूरा करने के लिए कभी रोक टोक नहीं लगाती। अपनी माँ और बहन की बातों को पवन बड़े ध्यान से सुन रहा था क्योंकि फोन स्पीकर पर था। पवित्रा के फोन रखने के बाद उसकी माँ बोली, मेरी बहू तो मुझे कुछ समझती ही नहीं है। करोड़पति बाप की बेटी है, पढ़ी लिखी है, काम धंधा कुछ करती नहीं है। पवन बीच में ही बोल पड़ा, ये तुम्हारी बेटी की सास है जो अपनी बहू का ध्यान रखती है। अभी सुना सब, और क्या मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं? तुम कितना अपनी बहू का साथ देती हो। अगर मधु अपने मन का कुछ भी करे तो तुम्हें खटकता है, वह बीमार हो जाए तो तुम्हें कोई मतलब नहीं, चाय पानी तक नहीं पूछती। और तुम जो ये कहती हो ना कि वह कोई काम धंधा नहीं करती, दिन रात मोबाइल में लगी रहती है, वह अपना ऑनलाइन काम करती है, हमेशा तुम्हारी फरमाइशें और आदेशों को पूरा करती है। कभी तुमने उसकी पसंद का ध्यान रखा? कभी पास बिठाकर कोई समझाइश दी? हमेशा मीन मेख निकालती हो। अरे सब कुछ सीख कर पैदा नहीं होता इंसान, अगर नहीं आता उसे भी तो सिखाओ ना। कभी उसके मन को भी सुन समझ लिया करो, तो अपने आप रिश्ते में पहले जैसी मिठास आ जाएगी। पर तुम तो मंत्रा मासी सुनीता जी के कहने में आकर अपने ही घर की सुख शांति नष्ट करने पर तुली हो। मधु को पवन के इतना बोलने की उम्मीद नहीं थी। आज पहली बार मधु की सास के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। बेटे ने आईना जो दिखा दिया था। रात भर मनीषा जी को नींद नहीं आई। आज पवन की कही बातें उनके दिमाग पर हथौड़ी की तरह चल रही थी। आज भी एहसास हो रहा था कि वास्तव में मैंने सुनीता के कहने में आकर अपनी बेटी सी बहू से अपने व्यवहार खराब कर लिया है। पहले वह मेरे साथ बाजार जाती, बातें करती, सलाह भी लेती थी, मेरा ध्यान रखती थी। ध्यान तो अब भी रखती है, किंतु मूर्खतावश मैंने खुद ही अपने रिश्ते खराब कर लिए। जबकि मुझे सुनीता के स्वभाव का तो पहले से ही पता था। उसकी न अपनी सास से बनी न बहू से, यहाँ तक कि उसके इस स्वभाव से उसकी बेटी के भी अपने ससुराल में रिश्ते खराब हो गए। सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। सुबह उठी तो एक नई शुरुआत के लिए नई सोच के साथ सुबह की चाय के समय में चाय में चीनी ज्यादा होने पर भी कुछ नहीं बोली। तो मधु को बड़ा अचरज हुआ। उन्हें शांत देख पवन ने कहा, माँ क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? इतना सुनते ही मनीषा जी भावुक हो गई। वह बोली, तू सही कह रहा था बेटा। सुनीता की बातों में आकर मैंने अपने घर को बिगाड़ा है। अब मैं ही उसे सही करूंगी। और अपने गले से सोने की चेन उतार कर मधु को पहनाते हुए बोली, बहू मुझे माफ कर दे। मधु भी भावुक हो गई और वह भी रो पड़ी। आज मनीषा जी को जो सुख अपनी बहू को गले लगाकर मिल रहा था, उसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी फीकी लग रही थी। दोस्तों, कई बार हम दूसरों की बातों में आकर अपनों को पराया कर देते, लेकिन समय पड़ने पर हमारे अपने ही हमें काम आते हैं। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वैसा ही कुछ रिश्तों में भी होता है। जो पास होता है उसमें बुराई ही नजर आती है और दूर रहने वाले सब बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे पास हमारा अपना है उन्हें समझे और उन्हें पूरा का पूरा प्रेम दे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।